ये है आपका अपना चैनल लेट्स बिगिन विद एविस और मैं लेकर आया हूँ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन का पार्ट 2। इससे पहले मैंने पार्ट 1 कवर किया था जिसमें 40 क्वेश्चन थे। तो मैंने उन 40 क्वेश्चनों को आपके सामने डिस्कस किया था। तो अब ये लेकर आया हूँ मैं पार्ट 2। ये पार्ट 2 ले आने का रीज़न, मेन सबसे बड़ा रीज़न है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो फिक्स हो चुका है। 10 से 12 दिन बचे हुए हैं, तो मैं इसमें आपको 1 से 2 पार्ट और डालूंगा ताकि आपको अच्छे से आप उसको अच्छे से कर पाओ, ताकि और मैं आपको फुल एनालिसिस के साथ समझाऊंगा कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। और जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर उसका पार्ट 1 देख सकते हो और अच्छे से कवर कर सकते हो। तो ये चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो मैं पार्ट 2 में चलने से पहले मैं आपको एक बार वीसीआरसी साइकिल के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ कि वीसीआरसी साइकिल में कौन से प्रोसेस में कहाँ लगा होता है। क्योंकि जो रेलवे के एग्ज़ाम है उसमें आपको जो पूछेगा वो बेसिक फॉर्म में पूछेगा आपसे, ना ही कोई न्यूमेरिकल होगा, ना ही कोई पीवी डायग्राम होगा, ना ही कुछ होगा। तो वो बस आपका फॉर्मेट पूछेगा कि कहाँ पर क्या लगा होता है, एवापोरेटर के बीच में क्या होता है, कौन सी चीज़ कहाँ लगी होती है। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो आपको ये पता हो कि यहाँ पर अगर एवोपरेटर ऐसे लगा होता है, ठीक है, तो एवोपरेटर से आपका जो जुड़ा होता है वो कंप्रेसर जुड़ा होता है यहाँ पर। ये जो आपका कंप्रेसर होता है वो सीधा कंडेंसर से जुड़ा होता है। कंडेंसर जो आपका होता है रिसीवर से जुड़ा होता है। यहाँ पर लगा होता है आपका एक्सपेंशन वॉल्व, ठीक है, आप इसे याद रखिए। और एक्सपेंशन वॉल्व जो होता है वो आपका एवोपरेटर से जुड़ा होता है। अब आपको ये पता होगा कि ये जो आपका एवोपरेटर और कंप्रेसर है, इन दोनों के बीच में जो आपकी लाइन होती है वो होती है सक्शन लाइन, ये आप इसे याद रखें। और जो कंप्रेसर से और कंडेंसर के बीच होती है वो होती है आपकी डिस्चार्ज लाइन। और जो कंडेंसर से जो आपकी जो चलती है रिसीवर से होती हुई एक्सपेंशन वाल्व की तरफ, ये होती है आपकी लिक्विड लाइन, ठीक है। तो यहाँ से जो एवोपरेटर होता है, तो एवोपरेटर से जब भी आपका रेफ्रिजरेंट जो निकलता है वो बिल्कुल जो होता है आपका लो टेम्परेचर और लो प्रेशर होता है रेफ्रिजरेंट का। तो वो यहाँ जैसे ही वो कंडेंस सक्शन लाइन से होता है और जैसे ही कंप्रेसर के पास आता है, तो कंप्रेसर उसको क्या करता है कि उसको हाई प्रेशर, आपको हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट कर देता है। फिर वो जैसे ही कंडेंसर की तरफ जाता है तो उसे एक लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि यहाँ पे जो वेपर होती है उसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ऐसे ही ये प्रोसेस चलता रहता है पूरा का पूरा, यहाँ तक जो होता है हाई। वहीं जैसे ही एक्सपेंशन वाल्व की तरफ पहुँचता है, तो एक्सपेंशन वाल्व होता है जो आपका प्रेशर कंट्रोल करने के काम आता है। तो वो आपका जो हाई प्रेशर होता है उसको लो प्रेशर में कन्वर्ट करके एवोपरेटर को भेजता है। तो यही प्रोसेस चलता है। अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हाई प्रेशर वेपर। अब देखिए, आपको पता है कि हाई प्रेशर जो वेपर्स होती हैं वो आपकी कहाँ निकलती है, आपकी हाई प्रेशर वेपर्स जो निकलती है आपकी कंप्रेसर से निकलती है। और कंप्रेसर से जो निकलती है वो कंडेंसर की तरफ जाती है। तो आपको पता है कि जो कंप्रेसर और कंडेंसर के बंदे होती है वो कौन सी लाइन होती है, वो होती है आपकी डिस्चार्ज लाइन। तो इसका आंसर होगा डिस्चार्ज लाइन। वहीं बात करें हाई प्रेशर लिक्विड, जो हाई प्रेशर लिक्विड होता है आपका वो निकलता है आपके कंडेंसर से। और जो कंडेंसर से जो निकलता है, तो कंडेंसर पे जो लाइन लगी होती है कंडेंसर के बाद, वो होती है आपकी लिक्विड लाइन। यानी कि जो हाई प्रेशर लिक्विड होगा वो लिक्विड लाइन से निकलेगा। वहीं हम बात करें लो प्रेशर वेपर की, तो वो आपकी जो निकलती है वो एवोपरेटर से निकलती है। तो एवोपरेटर के बीच में जो लाइन लगी होती है वो सक्शन लाइन लगी होती है। तो इसका आंसर जो आपका होगा, यानी कि फर्स्ट में पी, इसका आंसर होगा आपका 132 आंसर होगा आपका। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए, सेकंड क्वेश्चन में भी आपको यही दिया हुआ है। यहाँ पे जो मिलान कीजिए, ये वाला जो ऑप्शन है आपका बेसिक रेफ्रिजरेटर का है कि आपके बेसिक रेफ्रिजरेटर में कहाँ पर कौन सी चीज़ लगी होती है, कहाँ पे कौन सी चीज़ नहीं लगी होती। तो हम बात करें ड्रायर की। पहले आप जानिए ड्रायर होता क्या है। तो देखिए, जो ड्रायर होता है अब वो आपकी नमी का अवशोषण करता है, मतलब नमी को आपको एब्जॉर्ब करता है। जो आपका मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब करने के काम आता है। अब जो आपका ड्रायर होता है वो लगा कहाँ पे होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ड्रायर आपको लगा कहाँ होता है। तो देखिए, जैसे ड्रायर जो आपका लगता है वो आपके रिसीवर के बाद लगता है, यानी रिसीवर के जो बाद लगता है। तो आप ये कह सकते हो कि रिसीवर और एवोपरेटर के मध्य लगता है, यानी कि इसका जो आंसर दिया हुआ है बिल्कुल सामने दिया हुआ है, बिटवीन रिसीवर एंड एवोपरेटर, दोनों के बीच में लगा होता है। क्योंकि जैसे रिसीवर के बाद लगता है तो जो लिक्विड निकलता है तो उसकी जो नमी है वो उसको हटाने का काम करता है। वहीं हम बात करें एक्यूमुलेटर। अगर हम सेकंड बात करें एक्यूमुलेटर की, तो आपको पता है एक्यूमुलेटर होता क्या है। तो एक्यूमुलेटर होता है जो रेफ्रिजरेंट की जो बूंदें होती हैं हल्की हल्की जो बच जाती है, उनको इकट्ठा करने के काम आता है। उनको इकट्ठा करके वो एक तरह से कंप्रेसर को ख़राब होने से बचाता है। अब एक्यूमुलेटर लगता क्या है, अगर आपको पता हो
कि एक्यूमुलेटर जो लगता है वो एवोपरेटर और कंप्रेसर के मध्य लगता है, यानी इसका जो ये दिया हुआ है ये बिल्कुल राइट है। अगर हम बात करें कैपिलरी ट्यूब की, तो जो कैपिलरी ट्यूब होती है, पहले आप जान लें कि कैपिलरी ट्यूब होती क्या है। तो ये जो होती है किसी भी छोटे छोटे प्रकार की जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको रोकने के काम करती है, क्योंकि इसमें स्ट्रेनर लगा होता है। कैपिलरी ट्यूब के अंदर छोटा सा स्ट्रेनर लगा होता है, और ये जो होती है ये बिल्कुल कम व्यास की नली होती है कैपिलरी ट्यूब। तो ये जो लगी होती है बिटवीन एवोपरेटर एंड कंडेंसर। तो इसका जो आंसर होगा 1 2 3 होगा आपका, यानी कि आंसर पी होगा आपका। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अब थर्ड जो क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में प्रयोग की जाने वाली आर्क होती है। तो देखिए, जिसमें प्रयोग की जाने वाली आर्क होती है, वो जो आपकी आर्क ली जाती है वो ली जाती है आपकी लो वोल्टेज और हाई करंट डिस्चार्ज की। इसमें जो लगा होता है आपका स्टेप जिसमें लगा होता है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज होता है, जो आपकी हाई वोल्टेज को और लो करंट को इसमें कन्वर्ट करता है, आपके लो वोल्टेज व हाई करंट में कन्वर्ट करता है। तो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में जो प्रयोग होती है वो लो वोल्टेज और हाई करंट डिस्चार्ज यूज होती है। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस चिल्लर का पर्यावरण तथा इसका पर्यावरण पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए, पहले आप जानें कि चिल्लर होता क्या है। देखिए, चिल्लर जो आपका एयर कंडीशनिंग प्रणाली होती है आपकी, जो एसी होती है, तो एसी में जो आपको जो तरल जो आपका जो रेफ्रिजरेंट होता है उसको जो ठंडा करने के काम आता है वही होता है आपका चिल्लर। ठीक है, तो अब ये तो हो गया आपका चिल्लर। अब आपको पता हो कि पर्यावरण पर जो कौन सा ऐसा चिल्लर है जो प्रभाव नहीं डालता, वो है आपका स्क्रू चिल्लर। ठीक है, अब आपको पता होगा कि स्क्रू चिल्लर जो आपका फर्स्ट स्क्रू चिल्लर था वो है आपका 23 XRV। ये आपका विश्व का प्रथम स्क्रू चिल्लर है, आप इसे याद रखें क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। वहीं हम बात करें पैकेज चिल्लर की, तो पैकेज चिल्लर में क्या होता है कि जो इसके पंप होता है, टैंक होता है, वो सब एक ही यूनिट में लगे होते हैं सारे के सारे। तो इस चीज़ को आप, और जो पैकेज चिल्लर होता है इसकी लागत भी सबसे कम होती है। ठीक है, और ये जो मध्यम श्रेणी की इमारतों में यूज़ किया जाता है। बस आप इन चीज़ों को याद रखें। उच्च दाब व उच्च मात्रा के लिए प्रयुक्त चिल्ड पाइपलाइन किसकी बनी होती है। देखिए, अगर आपसे पूछे कि चिल्ड पाइपलाइन किसकी बनी होती है, पहले आप इस चीज़ को जानें। तो अगर आपको जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये तीनों के तीनों इन्हीं की आपकी चिल्ड पाइपलाइन बनी होती है, यानी कि गैल्वेनाइज्ड आयरन की भी बनी होती है, पीवीसी की भी बनी होती है और नरम इस्पात की भी बनी होती है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि उच्च दाब व उच्च मात्रा के रेफ्रिजरेंट के लिए, तो उसका आंसर होगा नरम इस्पात की। अगर आपसे पूछे कि जो आपकी मध्यम जो यूज़ होती है वो आपकी गैल्वेनाइज्ड होती है, यानी कि निम्न दाब व निम्न मध्यम मात्रा के लिए। वहीं आपसे पूछे कि निम्न दाब कम दाब यानी कि लो प्रेशर और कम मात्रा में जो यूज़ करती है वो है आपकी पीवीसी पॉलीवाइनिल क्लोराइड। इनडायरेक्ट सेंट्रलाइज एसी विच अदर नेम आल्सो नोन एज। जो आपकी इनडायरेक्ट सेंट्रलाइज एसी होती है वो किस नाम से जानी जाती है, दूसरी तो वो न जानी जाती है आपकी चिल्लर सिस्टम के नाम से। वहीं आपके पूछे डीएक्स सिस्टम का मतलब क्या है, तो वो है आपका डायरेक्ट सिस्टम। जो आपकी सेंट्रलाइज ऐसी होती है वो दो प्रकार की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर हम पूछे डायरेक्ट जो होती है, तो डायरेक्ट जो होती है डायरेक्ट सिस्टम होता है आपका डीएक्स सिस्टम जिसे बोलते हैं। तो डीएक्स सिस्टम में होता है क्या है कि जो आपकी वायु के द्वारा, जो आपकी वायु होती है एयर, उसके द्वारा आपके रेफ्रिजरेंट को ठंडा किया जाता है, और इसमें प्राइमरी रेफ्रिजरेंट का यूज़ होता है। आप ये चीज़ याद रखें, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट का। वहीं हम बात करें इनडायरेक्ट की, तो इनडायरेक्ट आपकी वही होती है आपकी जिसे हम बोलते हैं चिल्लर सिस्टम। तो इसमें जो यूज़ होता है आपका सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट होता है। तो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट होता है तो इसमें क्या होता है कि जो प्राइमरी दोनों ही रेफ्रिजरेंट का यूज़ होता है। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट पहले आपके सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट को ठंडा करता है, फिर आपका सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट जो होता है आपकी चिल्ड पाइपलाइन को ठंडा करता है। तो ऐसे ये प्रोसेस पूरा चला होता है। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ओवरलोड की स्थिति उत्पन्न होने पर कंप्रेसर का कौन सा अवयव नियंत्रित करता है। तो देखिए, अगर जब भी ओवरलोड की स्थिति उत्पन्न होती है तो वो जो आपका नियंत्रित करता है वो आपका रिले। आप इसे अच्छे से याद रखें कि ये कहाँ लगा होता है, ये कंप्रेसर पे लगा होता है। ठीक है, अगर हम बात करें थर्मोस्टेट की, तो ये आपका होता है टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ठीक है, वहीं हम बात करें कट ऑफ स्विच की, तो ये जो कट ऑफ स्विच होता है, सक्शन लाइन और आपकी जो एवोपरेटर होता है उसके, जैसे सक्शन लाइन और एवोपरेटर में जैसे प्रेशर का जो मान होता है कभी कम या ज़्यादा होता है,
तो उसकी कंडीशन में आपकी जो होता है, तो ये होता है कि जो आपकी कंप्रेसर में जो मोटर लगी होती है उसको बंद कर देता है। यही काम होता है कट ऑफ स्विच का। फ्लो स्विच होता है, तो वो जो होता है आपका जो पानी होता है, जो ठंडा पानी होता है जो रेफ्रिजरेंट के तौर पे होता है, उसको कंट्रोल करने के काम आता है। स्प्लिट एसी में कूलिंग कोयल की स्थापना कहाँ की जाती है? तो देखिए, स्प्लिट एसी में आपकी जो कूलिंग कोयल की जो स्थापना की जाती है वो अंदर की तरफ की जाती है। अब आपको पता होगा कि स्प्लिट एसी होती क्या है। देखिए, जो आपके घरों में लगी होती है वही होती है आपकी स्प्लिट एसी। ठीक है। अब स्प्लिट एसी जो दो टाइप की होती हैं, एक तो होती है आपकी वॉल माउंटेड होती है और एक रूफ माउंटेड होती है। जो वॉल पे लगी होती है, अब इसमें आपको देखा होगा आपके घरों में या फिर बिल्डिंगों में जो लगी होती है, आपके जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनमें जो लगी होती है वही होती है आपकी स्प्लिट एसी। अगर हम बात करें स्प्लिट एसी में, इसमें दो यूनिट होती है आपकी। एक होती है आपकी इंडोर यूनिट और एक होती है आपकी आउटडोर यूनिट। अगर हम बात करें इंडोर यूनिट, तो इंडोर यूनिट में आपके क्या लगा होता है? इंडोर यूनिट में आपके एवोपरेटर लगा होता है और ब्लोअर लगा होता है। ठीक है। और वैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फ़िल्टर, ये सब चीज़ें लगी होती हैं। अगर हम आउटडोर यूनिट की बात करें, तो आउटडोर यूनिट में आपके कंडेंसर और कंप्रेसर लगा होता है। ठीक है। जो आपका कंडेंसर लगा होता है इसे ही आपको कंडेंसिंग यूनिट बोलते हैं। जहाँ आपका एवोपरेटर और ब्लोअर लगे होते हैं इसे आप बोलते हैं एयर एज यूनिट, यानी एयर हैंडलिंग यूनिट। तो आप इन चीज़ों को भी याद रखें। ठीक है। कारखानों, वर्कशॉप तथा मिलों में से रिटर्न वायु को बाहर निकालने के लिए प्रयुक्त कौन सा फैन यूज किया जाता है? तो वो आपका होता है रूफ एग्जॉस्ट फैन। ठीक है। तो आप इसे ऐसे ही याद रखें। निम्न में से किसे फ्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए, जो आपको डायरेक्ट ही पूछा जाएगा कि फ्लेक्स के तौर पे किसे जाना जाता है, तो वो होता है आपकी लचीली डक्ट। जो आपकी लचीली डक्ट होती है उसे फ्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। पहले आप जानें कि डक्ट होता क्या। देखिए, डक्ट वो होता है कि आपने देखा होगा बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े सिनेमाघर या बड़ी बड़ी जो आपकी बिल्डिंग्स होती हैं, जो मल्टीप्लेक्स होते हैं बड़े बड़े, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो आपकी कूलिंग सिस्टम होती है, तो कूलिंग सिस्टम में आपकी जो हवा के तौर पे जो ब्लोअर लगे होते हैं, तो ब्लोअर के अंदर जो आपकी जो डक्ट बनाई जाती है, एक डक्ट के माध्यम से आपकी हवा प्रेषित की जाती है और हवा को ही बाहर खींचा जाता है और निकाला जाता है। तो वही होती है आपकी डक्ट, जिनसे आपकी कूलिंग होती है। ठीक है। तो यही जो डक्ट होती है, जो डक्ट में जो आपकी मटेरियल यूज़ किया जाता है, तो ये सारे के सारे आपके मटेरियल हैं। अभी आपको जाना किस नाम से जाना जाता है? फ्लेक्स को जाना जाता है लचीली डक्ट, लचीले डक्ट के तौर पे जाना जाता है फ्लेक्स को। तो इसको बुलाने के लिए क्या होता है कि जो प्लास्टिक होती है उस पे आपकी धात्विक यानी किसी धातु की जो तार होते हैं उनकी परत चढ़ा दी जाती है। वहीं हम बात करें पॉलीयूरेथिन डक्ट की, तो सबसे बढ़िया डक्ट होती है पॉलीयूरेथिन, क्योंकि ये इंसुलेटेड होती है और ये इसे सबसे हाई श्रेणी में रखा जाता है। आप इन चीज़ों को याद रखें। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। वायु के प्रवाह में उच्च गतिरोध निम्न में से किससे उत्पन्न होता है? देखिए, अगर हम इसकी बात करें वायु के प्रवाह में, तो ये होता है आपकी फ्लेक्सिबल डक्ट की वजह से। ठीक है। हम अगर हम इसकी डिस्कस करें फ्लेक्सिबल डक्ट की, तो ये जो फ्लेक्सिबल जो डक्ट होती है, इसके नाम से आपको पता लग रहा हो कि ये फ्लेक्सिबल है, यानी कि ये ऐसे घुमावदार होती है, ये ऐसे घुमावदार सर्पिलाकार आकार में होती है। तो जैसे डक्ट से जैसे हवा निकलती है तो वो हवा का जो अवरोध उत्पन्न होता है, तो यही इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है। इससे जो हवा होती है आपके पास ढंग से टकरा टकरा अगर पास होती है तो ढंग से पास नहीं हो पाती। तो यही होता है इसका सबसे बड़ा दोष है, यही फ्लेक्सिबल डोज डक्ट का दोष है। हम बात करें रिजिड डक्ट की, तो रिजिड डक्ट होती है वो आपकी एस्बेस्टोस धातु से बनाई जाती है और सबसे अच्छी जो होती है डक्ट वो होती है आपकी रिजिड डक्ट होती है। वहीं हम बात करें प्री फैब्रिकेटेड डक्ट, तो जो आपकी प्री फैब्रिकेटेड डक्ट है उसमें आपका जो होता है कि ये आपके अच्छे आकार में बनाई जाती है, अच्छे शेप में बनाई जाती है, लेकिन होता क्या है कि इसमें जो होता है कि ध्वनि बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती है। तो इसमें जो ध्वनि तेज, बहुत ज़्यादा तेज होती है, पंखों की जो आवाज़ होती है वो बहुत तेज आती है इसमें। तो इसलिए इसमें एस्बेस्टोस टेप का यूज़ किया जाता है इसके लिए। अब चलते हैं अगले बात। किस एयर फिल्टर में वायु को वेग मापने के लिए मैनोमीटर लगा होता है? देखिए, आपका जो किस एयर फिल्टर में वायु का वेग मापने के लिए लगा होता है, तो वो है आपका एब्सोल्यूट फिल्टर। आपके एब्सोल्यूट फिल्टर को आपको हैपा के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, हैपा की फुल फॉर्म मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ इस चीज़ को। हैपा की फुल फॉर्म है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर।
ठीक है। जो सबसे बढ़िया फ़िल्टर होता है वो होता है आपका एब्सोल्यूट फ़िल्टर, क्योंकि ये जो होता है, जो फ़िल्टर होता है, ये 0.3 माइक्रोन साइज़ के जो छोटे छोटे कण होते हैं उनको भी आप ये पास नहीं होने देता। लेकिन ये है कि इसकी जो सबसे बड़ी कमी होती है कि ये एक बार यूज़ होता है, एक बार यूज़ होता है। जैसे अगर इसमें थोड़ी सी भी समस्या हुई, थोड़ी सी भी गंदगी हुई, इकट्ठी हुई, तो ये यूज़ नहीं किया जा सकता। हम बात करें अगर फ्री फ़िल्टर की, तो देखिए प्री फ़िल्टर में आपका होता है 10 से 20 माइक्रोन के जो आपके कण होते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है प्री फ़िल्टर। वहीं बात करें आपके फाइन फ़िल्टर की, तो जो फाइन फ़िल्टर होता है वो 5 माइक्रोन या इससे कम। तो आपका जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो आपका फाइन फ़िल्टर होता है, क्योंकि अगर एक बार अगर इसमें थोड़ी सी भी गंदगी इकट्ठी हो जाती है तो उसको साफ़ करके दोबारा यूज़ किया जा सकता है, इसलिए फाइन फ़िल्टर का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इनडायरेक्ट सिस्टम में प्रयुक्त रेफ्रिजरेंट, देखिए मैंने आपको अभी बताया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सिस्टम में। डायरेक्ट सिस्टम में तो जो आपका था वो आपका प्राइमरी रेफ्रिजरेंट था, और आपका जो इनडायरेक्ट सिस्टम है उसमें आपका होता है सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। किस तापमान पर वायु में उपस्थित नमी कंडेंस होना आरंभ कर देती है? तो देखिए ये है आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पे। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जिसे हम बोलते हैं औशांक तापमान बोलते हैं हिंदी में। वहीं हम बात करें डीपी की, ड्यू पॉइंट डिप्रेशन की, तो ये होता क्या है? ये होता है क्या, ड्राई बल्ब जो टेम्परेचर होता है और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का डिफरेंस, डीपीटी का डिफरेंस, यही होता है आपका ड्यू पॉइंट डिप्रेशन। ठीक है, इसे बोलते हैं हम औशांक अवनमन हिंदी में। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। घरेलू रेफ्रिजरेटरों में फ्रीज़र के नीचे लगी ट्रे कहलाती है। तो देखिए आपका जो घरेलू रेफ्रिजरेटर है, तो आपका जो घरेलू रेफ्रिजरेटर इस तरीके से बना होता है। ठीक है, यहाँ जो ऊपर का सबसे बड़ा भाग होता है ये होता है आपका फ्रीज़र, जो आपका कूलिंग के लिए किया जाता है। वहीं उसके नीचे एक ट्रे लगी होती है, यहाँ पर एक ट्रे लगी होती है, तो ये होती है आपकी चिल्लर ट्रे। जो आपका बर्फ़ का जो पानी गिर गिर के नीचे की तरफ आता है तो वो ये आपके चिल्लर ट्रे में आता है। तो जो फ्रीज़र के नीचे लगी ट्रे होती है वो आपकी होती है चिल्लर। वहीं हम बात करें इसके नीचे आपके सेल्फ होती है, जो आपकी सबसे नीचे की होती है इसे हम बोलते हैं क्रिस्पर। ये जो आपकी क्रिस्पर होती है जहाँ सब्जियाँ रखी जाती हैं, और ये आपकी जो सेल्फ होती हैं जहाँ फल फ्रूट ये सब चीज़ें रखी जाती हैं, आपकी सेल्फ्स होती हैं सारी की चीज़ें। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। खाद्य खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए इनमें से कितना तापमान उपयुक्त होता है? तो ये देखिए आपका 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में। कंप्रेसर से बाहर निकली हुई साफ के आसपास लीकेज को रोकने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपकी सॉफ्ट सील का यूज किया जाता है। देखिए कंप्रेसर से बाहर जब भी कभी भी आपकी जो होती है, जो लीकेज रोकने के लिए जो आपका रेफ्रिजरेंट होता है, ताकि आपका रेफ्रिजरेंट होता है वो जो आपका वो बाहर की तरफ ना निकले, तो उसको रोकने के लिए क्या होता है कि सॉफ्ट सील का प्रयोग किया जाता है। सॉफ्ट सील आपकी जो होती है कंप्रेसर के बाहर से बिल्कुल उस पर लगा दी जाती है। वहीं हम बात करें सॉफ्ट सील की तो ये 3 टाइप की होती है। एक होती है बेलोस, एक होती है आपकी डायफ्राम, और एक होती है आपकी रोटरी। ठीक है, ये 3 टाइप की होती है। तो ये तो हुई बात सॉफ्ट सील की। अगर हम बात करें पिस्टन पिन की, देखिए पिस्टन पिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिस्टन पिन का काम ही क्या है कि पिस्टन पिन जो आपकी होती है ये आपको पिस्टन को और कनेक्टिंग रोड को जोड़ने के काम आती है। ठीक है, तो यही होती है आपकी पिस्टन पिन। ये जो होती है आपकी हार्ड कास्ट आयरन की बनाई जाती है, पहली बात तो। दूसरी चीज़, मेन चीज़ होती है कि ये पिस्टन पिन 3 टाइप की होती है, आपको कहीं किसी को नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ आपको। फुल फ्लोटिंग, ठीक है, एक होती है सेमी फ्लोटिंग, और एक होती है आपकी सेट स्क्रू पिस्टन टाइप की होती है। ठीक है, आपकी ये 3 टाइप की होती है। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। कंप्रेशर में घर्षण को कौन बचाता है? यानी कि जो कंप्रेशन होता है, कंप्रेशर में जो आपका फ्रिक्शन होता है उसे कौन बचाता है? आपका लूब ऑयल बचाता है। आप इसे डायरेक्ट याद कर सकते हैं। पीयूएफ का प्रयोग किस कंडेंसर में किया जाता है? तो देखिए पीयूएफ का जो प्रयोग होता है वो आपके बॉडी टाइप कंडेंसर में किया जाता है। अब अगर हम डिस्कस करें फिन टाइप की, दो आपकी देखिए
ये जो टाइप होते हैं फिन टाइप, बॉडी टाइप, प्लेट टाइप, तो जो आपकी फिन टाइप होती है इनमें आपकी जो होती है फिन लगी होती है और ये खुला प्रकार का होता है। ऐसे खुला होता है, पीछे की तरफ लगा होता है, जैसे रेफ्रिजरेटर में हम देखते हैं खुले टाइप में जो पहले आता था, तो ये खुला लगा होता है। तो यहाँ पे जो क्या होती है कि जैसे जैसे कोई धूल के भी कण होते हैं तो ये इकट्ठे होते चले जाते हैं, तो ये कभी कभी क्या होता है कि चोक्ड हो जाता है। आपसे पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा टाइप का जो कंडेंसर है वो चोक्ड होता है, तो वो है आपका फिन टाइप कंडेंसर, जिसे चोक्ड कंडेंसर भी बोलते हैं। वहीं हम बात करें बॉडी की, बॉडी टाइप कंडेंसर में आपकी बॉडी बना दी जाती है ऐसे कैसे, उससे आपको ढक दिया जाता है, फिर आप इसको साफ़ कर सकते हो। तो आपके जो पीयूएफ का जो यूज़ होता है वो आपके प्लेट टाइप में होता है। इसमें आपका ये होता है आपका पॉलीयूरेथीन फॉर्म जो आपका यूज़ किया जाता है इस कंडेंसर में। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। धूल एवं गंदगी युक्त कंडेंसर को कहते हैं, धूल एवं गंदगी युक्त कंडेंसर को आपको चोक्ड कंडेंसर कहते हैं। चोक्ड कंडेंसर आपका कौन होता है, फिन टाइप कंडेंसर ही होता है। एवोपरेटर में फ्रोस्टिंग किस तापमान पर उत्पन्न होती है? जो आपकी फ्रोस्टिंग उत्पन्न होती है वो आपकी 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे होती है। अब आपको पता होगा फ्रोस्टिंग होती क्या है? जो आपकी एवोपरेटर कोइल होती है उस पर आपका जो होता है बर्फ़ का जमना, ठीक है, वही होती है आपकी फ्रोस्टिंग। और फ्रोस्टिंग से एक और नया वर्ड आया डिफ्रोस्टिंग। ठीक है, तो डिफ्रोस्टिंग वो होती है कि जो आपकी एवोपरेटर कोइल से बर्फ़ का हटाना, वही डिफ्रोस्टिंग कोइल होती है। तो ये कितने टेम्परेचर पे किया जाता है? तो ये 20 डिग्री सेल्सियस पर डिफ्रोस्टिंग की जाती है। आपकी जो 20 डिग्री सेल्सियस पानी होता है वो धीरे धीरे एवेपोरेटर कोइल पे स्प्रे के रूप में छिड़का जाता है, जिससे आपकी डिफ्रोस्टिंग होती है। देखिए, फ्लडेड एवरोपरेटर, देखिए इस चीज़ को मैंने एक क्वेश्चन के तौर पे नहीं लिया, ये चीज़ मेरे एक समझाने के तौर पे है कि भाई ऐसा क्या होता है। जो आपके एवोपरेटर होते हैं ये आपके टाइप हैं एवोपरेटर के। तो जो फ्लडेड एवोपरेटर होता है, ठीक है, तो इसमें एक फ्लोट वाल होता है जिसमें आपका जो रेफ्रिजरेंट होता है, तो रेफ्रिजरेंट जैसे जो आपकी जो ट्यूब्स होती हैं उसमें जो जैसे कोइल्स होती है उसमें जो प्रभावित होता है जैसे ही फ्लो करता है, तो वहाँ पर आपका एक फ्लोट वाल्व होता है। जो फ्लोट वाल्व होता है आपकी जो उसके रेफ्रिजरेंट को जो कंट्रोल करने के काम आता है। तो जो फ्लोटेड एवोपरेटर होता है उसमें यूज़ होता है आपका फ्लोट वाल्व। वहीं अगर हम बात करें ड्राई एक्सपेंशन एवोपरेटर की, तो इसमें यूज़ होता है आपका फिक्सर वाल्व। ठीक है, दोनों चीज़ ये होती है। अब बात करें प्लेट सरफेस एवोपरेटर की, तो ये देखिए ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जैसे आपकी जो एवोपरेटर की कोयल होती है वो ऐसे होती है। तो एवोपरेटर की जो कोयल होती है इनको जो होता है इनके ऊपर इसे प्लेट से कवर कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे ही प्लेट से कवर कर दिया जाता है, तो ये जो प्लेट से जो कवर होती है, तो इस प्लेट के अंदर आपका जो होता है एक होता है यूकेटिक घोल। यूकेटिक घोल होता है नमक व पानी का घोल ही होता है। तो वो घोल इसके आसपास लगा रहता है ऐसे, इन कोयलों के आसपास। तो यहाँ पर जो जो लगा होता है, तो ये जो घोल होता है ये काम क्या आता है कि यहाँ पे जो होती है ये बर्फ़ जमाने के काम आता है। तो ये जो कोयले होती हैं तो इस पर बर्फ़ जमने लग जाती है, क्योंकि इसमें रेफ्रिजरेंट होता है वो अंदर की तरफ फ्लो होता है, और ये जो बाहर होता है आपका सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट के तौर पे होता है, जिसे हम ब्राइन भी बोलते हैं। तो ये ऐसे ही बिल्कुल बर्फ़ जमाने के काम करता है। तो जैसे बर्फ़ जमती है वहाँ पे, तो ये आपका जो होता है वो फ्लैट सरफेस एवापोरेटर होता है। इसका यूज़ सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? वो आपके आइस प्लांट, आइस क्यूबिक में, जो आपका बड़े बड़े जो प्लांट होते हैं, इंडस्ट्रियल प्लांट होते हैं, उनमें यूज़ होता है। और वहीं बात करें फिन कोयल एवापोरेटर की, तो ये आपकी एफिशिएंसी बढ़ाने के काम आता है। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन। दूध को ठंडा रखने तथा इससे क्रीम निकालने के लिए किस एवापोरेटर का प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता होगा दूध को जो ठंडा किया जाता है वो आपको टैंक टाइप के एवापोरेटर से किया जाता है। ठीक है, टैंक टाइप एवापोरेटर को आपको मिल्क कूलर भी बोलते हैं, आप इसे याद रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेन लाइन दी हुई है दूध को ठंडा रखने तथा क्रीम निकालने के लिए, जो क्रीम निकालने का यूज़ भी होता है वो आपका होता है बैंडलोड टाइप में। तो इसका आंसर होगा बैंडलोड टाइप। क्योंकि अगर आपसे पूछा जाता है बस दूध को ठंडा रखने के लिए तो वो होता है आपका टैंक टाइप, और आपसे पूछे क्रीम निकालने के लिए भी तो वो होता है आपका बैंडलोड टाइप। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन। पारंपरिक फ्रिज में कौन से प्रकार की डिफ्रोस्ट विधि का प्रयोग किया जाता है? अब डिफ्रोस्टिंग आपको पता ही है कि एवोपरेटर कोल से बर्फ़ हटाने की विधि आपकी डिफ्रोस्टिंग कहलाती है। तो जो आपकी विधि होती है ये आपकी मैनुअल डिफ्रोस्टिंग होती है। मैनुअल डिफ्रोस्टिंग होती कैसे कि जैसे आप या तो आप रेफ्रिजरेटर का बटन बंद कर देते हो तो जो कंप्रेसर है वो आपका बंद हो जाता है। तो जैसे कंप्रेसर बंद होता है तो वो जो आपकी बर्फ़ है वो धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट हो जाती है। हम नॉर्मली फ्रिज में देखते हैं कि हमारे जो फ्रीज़र में ऊपर बर्फ़ जम जाती है, तो हम
थोड़ी देर के लिए जैसे रेफ्रिजरेटर बंद करते हैं तो धीरे धीरे पिघलने लग जाती है। तो ये होती है मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग। वहीं हम बात करें इलेक्ट्रिक डिफ्रॉस्टिंग, तो हीटरों का जहाँ यूज़ किया जाता है वो इलेक्ट्रिक डिफ्रॉस्टिंग होती है। वहीं हम बात करें वाटर डिफ्रॉस्टिंग की, तो जो वाटर डिफ्रॉस्टिंग होती है तो वो होती है वो आपकी स्प्रे के रूप में जो होती है आपके एवरपोरेटर कोयलों पे। जो आपका इसका वाटर डिफ्रॉस्टिंग का जो टेम्परेचर होता है, इसमें जो वाटर लिया जाता है वो 20 डिग्री सेल्सियस के अनुमान पे लिया जाता है, यानी तो उसको स्प्रे के रूप में छिड़का जाता है। तो जैसे छिड़कते हैं तो वो एवपोरेटर कोयल से आपकी बर्फ़ होती है वो हट जाती है, लेकिन ये आपके लिए नुकसानदायक होती है इसके लिए, रेफ्रिजरेशन प्रणाली के लिए, क्योंकि ये जो तो है वाटर जो होता है आपके लिए वो कोरेसिव का काम करता है, यानी कि उन जो कोयल्स होती है उन पर जंग लगने का काम होता है। तो ये होती है। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की। ड्रायर में कौन सा रासायनिक पदार्थ भरा होता है? देखिए, ड्रायर में आपके देखो तो आप सिलिका जेल भी भरा होता है, कैल्शियम ऑक्साइड भी भरा होता है, एक्टिवेटेड एल्यूमिनियम होता है, यानी कि आपके तीनों के तीनों भरे होते हैं। इसके अलावा और क्या क्या भरा होता है आपको बता देता हूँ। कैल्शियम ऑक्साइड के अलावा कैल्शियम सल्फेट भी होता है, आप इसे याद रखें, CaSO4। ठीक है। एक्टिव एक होता है सिलिका जेल की तरह बीड सिलिका जेल भी होता है, आप इसे भी याद रखें ताकि आपको पता रहे कि कौन कौन सा होता है कौन कौन सा नहीं होता है। वहीं हम बात करें तो कैल्शियम क्लोराइड भी होता है, CaCl2। अब इनमें जो सबसे बेस्ट होता है, सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है वो है सिलिका जेल का। इसका जो रंग होता है वो ब्लू होता है और ये आपको क्रिस्टलीय के फॉर्म में होता है। ठीक है। ये एक चिपचिपा होता है, जैसे हम हाथ से जैसे पानी का स्पर्श होता है तो ये बिल्कुल चिपचिपा हो जाता है। किस प्रकार के ड्रायर में भारी बल की आवश्यकता नहीं होती? तो वो है आपका बाई फ्लो ड्रायर। इसमें आपके भारी बल की आवश्यकता नहीं होती। वो नहीं होती, इसका रीज़न होता है क्योंकि इसमें आपका चेक वाल्व लगा होता है, इसलिए आपको भारी बल लगाने की ज़रूरत नहीं होती। और ड्रायर आपको पता ही है कि नमी को अवशोषित करने के काम आता है। थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व TXV में कौन सा दाब कार्य करता है? देखिए, अगर आप बात करें थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व की तो आपको पता ही है कि एक्सपेंशन वाल्व को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। मीटरिंग डिवाइस, कंट्रोलिंग डिवाइस। ये जो आपका होता है एक्सपेंशन वाल्व, ये कंट्रोल करने के काम ही आता है। ठीक है। जो प्रेशर होता है उसको कंट्रोल कर देता है। जो आपकी हाई प्रेशर होता है, जो आपकी हाई प्रेशर की जो लिक्विड होती है उसे लो प्रेशर में कन्वर्ट कर देता है। यही होता है आपका एक्सपेंशन वाल्व का काम। तो इसमें आपका जो थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व होता है उसमें कौन सा दाब कार्य करता है? तो उसमें आपके तीनों दाब काम करते हैं, यानी स्प्रिंग दाब भी काम करता है, बल्ब दाब भी काम करता है और एवोपरेटर भी दाब कर। अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाता अगर ऑटोमेटिक, तो ऑटोमेटिक अगर एक्सपेंशन वाल्व होता तो उसमें दो प्रकार के दाब यूज़ करते हैं, एक होता है स्प्रिंग दाब और एक होता है आपका एवोपरेटर दाब। तो ये रहा। ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व किस प्रणाली पर कार्य करती है? तो जो ऑटोमेटिक एक्सपेंशन प्रणाली वो आपके लो साइड प्रेशर पे काम करते हैं। देखिए, एक्सपेंशन वाल्व भी जो आपका होता है वो लो साइड प्रेशर ही काम करता है, क्योंकि हाई साइड प्रेशर को आपको लो साइड प्रेशर में कन्वर्ट करता है। तो आप इस चीज़ को याद रखें। ये देखिए, प्राकृतिक इंसुलेटेड, यानी जो आपके ये होते हैं इंसुलेटेड मटेरियल, इसके बारे में आपसे पूछा हुआ है। अब देखिए, नेचुरल इंसुलेटेड पदार्थ जो आपके होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो नेचुरल इंसुलेटेड पदार्थ आपका कोर्क होता है। आप नॉर्मली बहुत सारे होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपका लकड़ी का बुरादा हुआ, पत्थर हुआ, आप इन चीज़ों को याद रख सकते हैं पूरों को, कि किससे आपको पता रहे। आपका जो ग्लास हुआ, सिलिका हुआ, आपके जो जानवरों के बाल होते हैं या ऊन हुआ, ये आपके नेचुरल होते हैं। अगर हम बात करें आर्टिफिशियल की, तो आर्टिफिशियल इंसुलेटेड पदार्थ वो होते हैं जिसमें जो आपके नेचुरल जो होते हैं, नेचुरल में थोड़ा बहुत जो मिला दिया जाता है किसी ना किसी प्रकार से मटेरियल को, वही होता है आपका आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल में आपको बात की जाए तो कोपाक तो होता ही है। अब इसके अलावा आपके पास कौन कौन से होते हैं वो आप याद रख सकते हैं। आप एक होता है कॉर्क बोर्ड, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वही होता है आपका सेलोटेक्स, देखिए आप याद रख सकते हो सेलोटेक्स को। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो है थर्मोकोल। थर्मोकोल आपसे पूछा जाता है, वो आपका आर्टिफिशियल है। एक जो थर्मोकोल होता है वो आपको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, उसे नाम बोलते हैं हम एक्सपेंडेड पॉलीस्टीरीन, एक्सपेंडेड पॉलीस्टीरीन। तो आप ये याद रख सकते हो। वहीं हम बात करें सेलुलर पदार्थ की, तो देखिए, सेलुलर पदार्थ होते हैं वो एस्बेस्टोस के बने होते हैं, एस्बेस्टोस यूज़ किया जाता है। स्लैग वूल हुआ, तो ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं कि स्लैग वूल हुआ, ग्लास वूल हुआ, सेरेमिक हुआ, ये सब चीज़ें होती हैं। बात करें हम कार्बनिक की,
तो जो कार्बनिक होते हैं वो आपके PUF होते हैं, PUF यानी फिनोटोर्फ हुआ, पॉलीयूरेथन फॉर्म हुआ। तो आप ऐसे पहचान सकते हैं, यानी कि आपका जो आंसर होगा 1 2 3 4। विंडो एसी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, विंडो एसी जो आपकी लगी होती है उसको आप रूम एयर कंडीशनर भी बोल सकते हो, ठीक है। अब विंडो एसी की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है वो जान लीजिए आप पहले। विंडो एसी आपकी ऐसे लगी होती है तो इसी में आपकी सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि आपको एवोपरेटर भी इसी में होगा, कंडेंसर भी होगा, कंप्रेसर भी होगा, ब्लोअर भी यहीं लगा होगा, यहीं पे आपके स्ट्रेनर, सब चीज़ें आपकी यहीं लगी होती हैं, ठीक है। तो ये जो सारी यूनिटें होती हैं सारी की सारी एक ही चीज़ में हो जाती है, तो इसीलिए इसे सेल्फ कंटेंट यूनिट के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। हाँ, और आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ कि जो विंडो आईसी में से उसमें से जो आपका क्वेश्चन जो पुट होता है कि इसमें जो रेफ्रिजरेंट यूज़ होता है, देखिए, नहीं, रेफ्रिजरेंट से पहले मैं आपको बताता हूँ इसमें जो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आपसे पुटअप होता है कि इसमें जो आपका होता है कि वो कंप्रेसर, वो आपसे पूछता है कि आपका कौन सा कंप्रेसर यूज़ कर रहे हो। अगर आपसे पूछे कंप्रेसर की, तो कंप्रेसर आपका होता है रेसिप्रोकेटिंग, ठीक है। अगर आपसे पूछे एवोपरेटर, तो जो एवोपरेटर होता है वो आपका फिन टाइप का होता है, आप इसे याद रखें। वहीं कंडेंसर अगर आपसे पूछे तो कंडेंसर होता है आपका फिन, ये आपका फिंड है और ये आपका फिन टाइप होता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। एयर कंडीशनिंग में प्रेशर गेज का प्रयोग किस राशि को मापने के लिए किया जाता है? देखिए, आपको जो प्रेशर गेज है वो आपको सिंपल सा पता है कि प्रेशर गेज का काम होता है रेफ्रिजरेंट के दाब को नापना। वही बात करें मोटर स्पीड की, तो मोटर स्पीड का जो नापने का काम करता है वो आपका टेकोमीटर काम आता है। इससे रिलेटेड मैं आपको एक दो चीज़ें बता देता हूँ। आप, एक होता है आपका कंपाउंड गेज, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि भाई कंपाउंड गेज का काम क्या होता है। तो जो कंपाउंड गेज का यूज़ होता है, तो जो आपका कंपाउंड गेज होता है वो आपका एक तो प्रेशर और एक वैक्यूम दोनों को नापने के काम आता है, ये होता है आपका कंपाउंड गेज। आपसे एक और पूछ सकता है वैक्यूम गेज। देखिए, वैक्यूम गेज का यूज़ यहाँ किया जाता है कि जैसे आपको एयर कंडीशनिंग प्रणाली होती है जहाँ पे आपको रेफ्रिजरेंट को फिल करना होता है, तो जैसे ही हम रेफ्रिजरेंट को फिल करते हैं, जैसे रेट्रोफिटिंग के दौरान हम रेफ्रिजरेंट को जैसे ही फिल करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पहले उसमें पूरा रेफ्रिजरेंट निकाला जाता है। तो जैसे उसको निर्वात जो बनाया जाता है, वैक्यूम जो बनाया किया जाता है, उसमें वैक्यूम जो प्रदान किया जाता है, वही जो मापने का काम करता है वही होता है आपका वैक्यूम गेज। देखिए, स्प्लिट एसी में कौन सा भाग आउटडोर यूनिट में नहीं होता है? तो देखिए, आपको पता ही है कि जो आपके घरों में लगी होती है वो आपकी स्प्लिट एसी होती है। तो आपको पता ही होगा स्प्लिट एसी में दो भाग होते हैं आपके, इंडोर और आउटडोर। अब इंडोर आपको पता ही कि इंडोर में लगा होता है आपके क्या, एवोपरेटर और ब्लोअर, और आउटडोर में आपके कंप्रेसर, कंडेंसर होते हैं और एक्सपेंशन वाल्व होते हैं। तो इसमें से देखिए इसका आंसर होगा एवोपरेटर, क्योंकि आपके इंडोर यूनिट में लगा होता है। किस कूलिंग टावर में ब्लोअर एलिमिनेटर के ऊपर लगे होते हैं? तो देखिए, ये आपकी होती है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर। अब ये होता क्या है, पहले आप ये जान लीजिए कि इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर होते क्या है, क्योंकि आपको पता हो कि इसमें क्या होता है कि जो ब्लोअर, जो आपके फैन लगे होते हैं, ब्लोअर फैन लगे होते हैं, तो जो कूलिंग टावर की जो अंदर की जो वायु होती है ना, जो कूलिंग टावर के अंदर की जो एयर होती है, उसको बाहर फेंकने का काम करते हैं, वो होते हैं आपके इंड्यूस्ड। अगर हम बात करें फोर्स्ड कूलिंग टावर की, तो ये जो होते हैं, ये वो होते हैं जो बाहर की जो हवा होती है उसे अंदर की ओर धकेलने का काम करते हैं, वो होते हैं आपके फोर्स्ड। तो अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। कंप्रेशर ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल में महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए, सबसे अधिक महत्वपूर्ण गुण होता है वो होता है आपकी विस्कोसिटी। देखिए, विस्कोसिटी को आप बोलते हो श्यानता हिंदी में। अब श्यानता होती क्या, देखिए, जो आपका जो लिक्विड होता है जैसे वो आपका फ्लो करता है, तो जैसे लिक्विड जो फ्लो होता है, तो उसके फ्लो के जो बहने में जो रुकावट पैदा करता है वही होता है आपकी श्यानता, ठीक है। ये तो ये आपकी श्यानता विस्कोसिटी। अगर हम बात करें विस्कोसिटी की थोड़ा सा और, तो ये क्या होता है कि जो जितनी होती है पतला तेल होता है उसमें आपकी जो होता है बिल्कुल जो होता है थिन टाइप का, तो उसमें जो होती है आपकी श्यानता सबसे कम होती है, विस्कोसिटी जो होती है वो सबसे कम होती है। गाढ़ा जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ इसमें, देखिए, विस्कोसिटी जो होती है आपके टेम्परेचर के होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। यानी कि अगर आपका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो आपकी श्यानता घट जाएगी, और इसकी जो इकाई होती है
वो होती है आपकी सेबोल्ट सेकंड यूनिवर्सल। ठीक, अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन से दो सेमीकंडक्टर मटेरियल अधिकतर प्रयोग किए जाते हैं? तो देखिए, आपके जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो होते हैं आपके जर्मेनियम और सिलिकॉन। ये जो होते हैं आपके, इसमें जो आपके जो बाहरी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके फोर्थ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसी वजह से इनको बोला जाता है चतुसंयोजी। ठीक है, और वहीं अगर हम इसके वोल्टेज की बात करें तो इसका वो जो वोल्टेज का जो परिचालन होता है वो 0.7 वोल्ट सिलिकॉन का होता है, जर्मोनियम का होता है 0.3 वोल्ट होता है। ठीक है, तो जैसे ही ये जो आपके चतुसंयोजी होते हैं, तो आपने देखा होगा पी एन टाइप के सेमीकंडक्टर, तो जो उनमें जो मिलाया जाता है, यानी कि आपके पी जो होते हैं आपके पंच संयोजी होते हैं, वो पी जो होते हैं आपके ट्राईवैलेंट होते हैं, और एन जो होते हैं आपके पेंटावैलेंट होते हैं। तो इनमें जो आपकी अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं, जो शुद्ध होते हैं आपके जर्मेनियम और सिलिकॉन, तो इनमें जो आपको मिलाया जाता है, ठीक है, तो उसी से आपका जो बनता है पी एन टाइप होता है, पी टाइप का जो बनता है एन टाइप का होता है। तो इनके आप एग्जाम्पल याद कर सकते हैं, जैसे कि आपका जो पी होता है वो होता है आपका गैलियम इरिडियम। ठीक है, वहीं आपका जो होता है आर्सेनिक और बोरन, वो होता है आपका एन टाइप का। अमोनिया 717 किस प्रकार का रेफ्रिजरेंट है? तो ये आप याद रख सकते हैं, ये आपका इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट है। देखिए, इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट आपके बहुत सारे होते हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ। और इनऑर्गेनिक जो रेफ्रिजरेंट होते हैं वो आपकी 700 की सीरीज से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन कौन से होते हैं। आपका इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट होता है आपका, एक वाटर होता है, एक अमोनिया होता है NH3, एक होता है आपका CO2, देखिए एक होता है सल्फर मोनोऑक्साइड, एक होता है आपका सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6। ये तो होते हैं आपके इनऑर्गेनिक। हम बात करें अगर एजियोट्रॉप्स की, तो एजियोट्रॉप्स की जो सीरीज होती है वो आपकी R500 से स्टार्ट होती है। ठीक है, इसमें दो या दो से अधिक जो रेफ्रिजरेंट मिलाए जाते हैं उनकी जो अनुपात होता है वो आपको बिल्कुल निश्चित अनुपात होता है। वहीं हम बात करें अगर हम हाइड्रोकार्बन की, तो जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपके जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो होते हैं आपके इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होते हैं, ये आपको होता है। इनका यूज़ आपका बहुत कम होता है, उसका रीज़न मैं बता देता हूँ। ये क्या होते हैं कि जो ये होते हैं, इनकी जो ऊष्मीय जो चालकता होती है वो बहुत अच्छी होती है, यानी कि ये ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो रीज़न होती है ये विस्फोटक होते हैं। ठीक है, और जो इनकी सीरीज स्टार्ट होती है वो आपको बताता हूँ। ब्यूटेन की जो सीरीज स्टार्ट होती है वो आपसे पूछ सकता है R600, इनका केमिकल फॉर्मूला होता है। वहीं आइसोब्यूटेन की बात करें तो R601। और हेलोकार्बन आपको पता ही है कि हेलोकार्बन कौन से होते हैं, जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, वही आपका CFC जो फैमिली होती है वही हेलोकार्बन होती है, यानी कि R11, R12, R13, R14, R121, R111, ये सब हेलोकार्बन होते हैं। इनकी जगह पे जो यूज़ हो रहे हैं आज के HFC फैमिली हो रही है, यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो आपके यूज़ हो रहे हैं वही सीम होता है आपका R134 है। ठीक है, ब्राइन का हिमांक जिस तापमान पर सबसे कम होता है वो होता है आपका यूटेक्टिक तापमान। ठीक है, आपको पता है कि ब्राइन पहले होता क्या है। ब्राइन आपका सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट होता है। ये होता क्या है, देखिए आपके NaCl और CaCl2 में जैसे ही आप H2O की मात्रा मिलाते हैं, तो ये जो H2O होता है जैसे जैसे मिलाते जाते हैं, इनकी मात्राएं बढ़ाते जाते हैं, तो ये जो होता है इनका जो टेम्परेचर होता है वो बिल्कुल लो होता चला जाता है, यानी कि बिल्कुल लो होता चला जाता है। तो वही आपका होता है ब्राइन। ब्राइन का जो आपका होता है सबसे कम टेम्परेचर जो प्राप्त कर लेता है वही होता है आपका यूकेटिक तापमान। अब आपको याद रखना है इन दोनों का टेम्परेचर होता कितना है। NaCl की बात करें तो -21, और यहीं इसकी बात करें तो -50 के अराउंड होता है। ठीक है, कार AC में कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज़ किया जाता है? तो कार AC में आपका जो होता है R12 होता है। ब्राइन आपका सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है। ठीक है, ये आपका अमोनिया प्राइमरी है, ये आपके आइस प्लांट में यूज़ होता है। वहीं R134 आपके घरेलू रेफ्रिजरेटर में होता है, इसको आप याद रख सकते हैं। और जो रेट्रो फिटिंग की जाती है वो रिप्लेस करके R12 की जगह R134 एक ही की जाती है। आप केंद्रीय कंप्रेसर में वाष्प को घुमाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये आपको सीधा ही याद रखना है, इम्पेलर का यूज़ किया जाता है। और ये आपका आज लास्ट क्वेश्चन, कौन सा भाग कंप्रेसर से प्रेशर निकालता है? तो वो है आपकी डिस्चार्ज लाइन।
डिस्चार्ज लाइन आपकी लगी होती है, आपको पता है कंप्रेसर और कंडेंसर के मध्य होती है। तो वो जो आपका प्रेशर निकालने का जो काम करती है वो आपकी डिस्चार्ज लाइन करती है। ठीक है, ये रहे आपके बेस्ट 40 क्वेश्चन। अब मैं आपको जो अगला जो सेट डालूंगा वो आपको 1-2 दिन के अराउंड देखने को मिल जाएगा।